नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, ऐसे ही कहते हैं ना मराठी में। अर्थात तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोलिए। तो तिल का और मकर संक्रांति का संबंध इसी से पता चलता है। मकर संक्रांति जो कि पर्व है सूर्य का दक्षिण से उत्तर की तरफ मूव होने का, तो इसी कारण इसे कहीं कहीं उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। ये समय थोड़ा वेदर ठंडा भी रहता है बहुत, और धीरे धीरे अब वेदर चेंज होने भी लगता है, सर्दियाँ कम होने लगती हैं। तो ऐसे समय में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और तिल्ली का सेवन ऐसे में हमें बहुत सहायता देता है। तो इसी कारण हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति पर तिल का स्नान, दान और खान, इन तीनों का बहुत महत्व है। अर्थात सुबह सुबह तिल्ली के पेस्ट से स्नान करना चाहिए, फिर मंदिर में तिल्ली का दान करना चाहिए और फिर उसके बाद तिल का खान करना चाहिए, अर्थात सेवन करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम आज वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं बता दूं, यहाँ हम बात करते हैं घर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और मन से संबंधित। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप भी उसका लाभ उठा सकें। तो आज हम बात करेंगे तिल के बारे में, तिल के लाभ और क्या क्या सावधानियां अपनानी है और इसमें क्या क्या होता है जो हमें फ़ायदा करता है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तिल से स्नान की। जैसे कि परंपरा है कि संक्रांति पर तिल से स्नान करना चाहिए। क्यों है ऐसा? मेरे ख्याल से क्योंकि ठंड बहुत होती है इस समय, त्वचा ड्राई हो जाती है, एकदम खुश्क हो जाती है, और कितने ही हम महंगे से महंगे मॉइस्चराइज़र लगा लें, कहीं ना कहीं वो ड्राइनेस रहती ही है। तो अगर एक बार ये संक्रांति के दिन आप उपटन का यूज़ कर लेंगे ना, तो आपकी सभी समस्याएं हल होती सी नज़र आएंगी। करना सिर्फ इतना है कि आपको रात में तिल को थोड़ी सी पानी में डुबो के रख दीजिए और सुबह जब सॉफ्ट हो जाए तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी ना हो तो सिलबट्टे पे पीस लीजिए और उसका उपटन जैसा तैयार कर लीजिए। इसमें कुछ और नहीं मिलाना, ना कोई बेसन, ना कोई आटा, हनी, तेल, कुछ नहीं। ये अपने आप में ही पूरा है, संपूर्ण है हमारी त्वचा के लिए। तो इसको बस नहाने से पहले लगा लीजिए और थोड़ी देर रहने दीजिए और मस के हटा दीजिए और प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। और आपकी त्वचा, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज हो गई है, एकदम मुलायम सॉफ्ट सी लगने लगेगी और ऐसा लगेगा कि क्यों अभी तक ये यूज़ नहीं किया। पर जब दिन होता है तभी हो पाता है वो काम। तो संक्रांति के दिन ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इसमें तेलीय गुण है। तो हमारी त्वचा जो खुश्क हो गई है उसको वो थोड़ा सा मॉइस्चर प्रदान करती है और हमारी त्वचा खिल उठती है। तो चलिए, ये तो हो गया स्नान का। और दान, किसी भी चीज़ का दान का महत्व तो आपको पता ही होगा। तो स्नान हो गया, दान हो गया, और अब कर लेते हैं इसके खान की बात कि खाने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि इसकी तासीर होती है गर्म और इसमें होते हैं गुड फैट्स। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हम ठंड में हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में सहायक होती हैं और हमें ठंड से लड़ने में सहायक होती हैं। इसलिए इसका सेवन ठंड में ही किया जाता है, गर्मी में इसका सेवन मना किया जाता है। तिल को इंग्लिश में सेसमी सीड्स भी कहते हैं। सेसमी सीड्स नाम इसका सेसमिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट के कारण पड़ा है। तो सोचिए, जिसका नाम ही उस एंटीऑक्सीडेंट के कारण पड़ा हो तो उसमें वो कितनी भरपूर मात्रा में होगा। तो इस एंटीऑक्सीडेंट के होने से ये हो जाता है एंटी एजिंग, एंटी कैंसरस, और स्किन के लिए अच्छा, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, और फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए बहुत अच्छा। तो ये गुण इसका हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तिल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो ताकत देती है और एनर्जी से भरपूर रखती है हमें। और इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो तनाव से लड़ने में, डिप्रेशन आदि से लड़ने में सहायक होते हैं। तिल के जो तेलीय गुण हैं वही हमारे ट्रॉपिकल यूज में भी फायदेमंद हुए थे, जो हमने उपटन लगाया था, और वही गुण हमारे सेवन में भी उपयोगी होते हैं। इसका हम सेवन करेंगे तो त्वचा के लिए वो स्निग्धता प्रदान करता है, थोड़ा मॉइस्चर रखता है और हमारी त्वचा ठीक रहती है इसके सेवन से। तिल में कई लवण होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक और सेलेनियम आदि। तो मैंगनीज होने से ये हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखते हैं और हमारे हृदय की मांसपेशियां अच्छे तरह से काम कर पाती हैं।
जिंक के होने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। आयरन से हमारा हीमोग्लोबिन स्तर अच्छा होता है, और सेलेनियम के होने से थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर पाती है। तिल में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काला तिल और सफ़ेद तिल। वैसे तो सभी पोषक तत्व दोनों में समान ही होते हैं, पर आयरन और कैल्शियम की मात्राओं में थोड़ा अंतर होता है। सफ़ेद तिल में कैल्शियम ज़्यादा होता है और आयरन कम होता है, और काले तिल में आयरन ज़्यादा होता है और कैल्शियम कम होता है। तो ये जो कैल्शियम की अधिक मात्रा है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में अवरोध उत्पन्न करती है। इसी कारण जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तब कैल्शियम और आयरन की दोनों की टैबलेट्स एक साथ नहीं लेते, अलग अलग समय पर लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम नहीं तो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा अच्छे से। और यही समस्या होती है सफ़ेद तिल में, उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। पर जो काली तिल है उसमें चूंकि आयरन ज़्यादा है, तो वो फिर कैल्शियम का प्रभाव नहीं होने देती, और उसके सेवन से आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाती है। तो ऐसे में हमें थॉटफुली यूज़ करना होगा। जैसे अगर हमें आयरन की कमी है, एनीमिया आदि है, तो फिर हम काली तिल का यूज़ कर लें। तो काले तिल के यूज़ करने से हमारे आयरन की मात्रा अब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से, और हीमोग्लोबिन अच्छे से बनेगा, ताकि ये समस्या हल हो जाएगी। और अगर कैल्शियम की कमी है तो फिर हम सफ़ेद तिल यूज़ कर लें, ताकि उसका ज़्यादा कैल्शियम हमें लाभ दे सके। और अगर ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है तो दोनों तिल बारी बारी से यूज़ कर लें, ताकि दोनों के लाभ हमें मिल सकें। तिल का तेल भी बहुत उपयोगी है, खाने में हमारे ये उपयोग होता है। इसमें गंध और स्वाद ज़्यादा तेज नहीं होती, तो बेकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और गंडूश यानी ऑयल पुलिंग, इसमें भी इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से तिल का तेल भी उपयोग होता है। और तिल को भी हम कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, जैसे खड़ा तिल, इसके मिठाइयाँ तो बनती ही हैं, लड्डू बर्फ़ी वगैरह बनती हैं। इसको आप वैसे भी थोड़ा रोस्ट करके अगर सुबह 1 चम्मच खा लेंगे चबा चबा कर, तो फिर वो भी बहुत उपयोगी होता है। या फिर आप सलाद वगैरह में ड्रेसिंग के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तिल के सेवन की सावधानियों की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सिर्फ सर्दियों में ही यूज़ करना चाहिए, गर्मियों में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसका सेवन हमें हमेशा चबा चबा कर करना चाहिए। चूँकि इसका आवरण थोड़ा सख्त होता है, तो हम अगर अच्छे से चबाएंगे तभी इसके तत्व हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, नहीं तो तिल्ली वैसे के वैसे ही निकल जाएगी। तीसरा, इसका सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है, ये बच्चे को नुकसान कर सकती है। और चौथा, जब तिल का तेल यूज़ करें तो देखें कि वो गाढ़े रंग का ना हो। जो लाइट कलर का तेल है वो यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा गर्म करके इसका यूज़ ना करें। तिल का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन में 50 से 70 ग्राम तक हम ये सेवन कर सकते हैं, और महिलाओं में तो इसकी खुराक और थोड़ी कम होनी चाहिए। तो ये सेवन के प्रति हमें सावधानी अपनानी चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा खाने से अपचन, खट्टी डकार और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आ गई रेसिपी की बारी। चलिए टेस्टी सी तिल की बर्फ़ी बनाते हैं। जो मेरी जेठानी की रेसिपी है उसमें मावा यूज़ नहीं करते, पर लगता ऐसा है कि मावा डला है, टेस्ट बिल्कुल मावे जैसा आता है। तो चलिए तिल की बर्फ़ी बनाते हैं। तिल की बर्फ़ी बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी हम देख लेते हैं। सेक कर पिसी हुई सफ़ेद तिल ली है हमने, ये ली है हमने 4 कटोरी करीब। 3 कटोरी करीब मूंगफली दाने लिए हैं, इन्हें भी हमने सेक कर पीस लिया है। और फिर लेंगे हम शक्कर, शक्कर ली है हमने 3 कटोरी करीब। 4 कटोरी अगर लेंगे तिल के बराबर तो मीठी हो जाएगी और नरम होगी, तो हमने 3 ली है। इलायची दाने लिए हैं पीस के, थोड़ी सी खड़ी तिल ली है, चारोली ली है, और कसा हुआ नारियल लिया है, सूखा नारियल। इसकी जगह हम नारियल का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ नारियल लिया है घिस कर। अब तैयारी में सबसे पहले तो तिल बीनने का काम है। तो तिल को हमको अच्छे से बीनना रहेगा कि उसमें कुछ कंकड़ ना हो, कुछ उसमें कचरा ना हो, तो इसको बीन लेंगे और फिर सेकने की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे मध्यम आंच पर सेकना है। बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर सेकेंगे, बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो तिल जल सकती है, और अगर जल गई तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, कड़वा सा हो जाएगा। तो इसे लो टू मीडियम आंच पर सेक लेंगे और फिर चेक कर लेंगे, थोड़ा सी दबाकर हल्की सी क्रिस्पी हो जाएगी और थोड़ी सी फूटने की आवाज़ भी आती है, तो वो चेक कर लेंगे। और जब हो जाए तो फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम परात में निकाल लेंगे।
परात में निकालना इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो वो गरम कढ़ाई में और ज़्यादा सिक जाएगी। अब अंदाज से हम ले लेंगे मूंगफली दाने। हमें लगभग 3 कटोरी लेना है पिसे हुए मूंगफली दाने, तो हम उसी अंदाज से ले लेंगे और इसको भी हम मध्यम आंच पर ही सेकेंगे, क्योंकि इसका भी कलर हमें डार्क नहीं करना। और चेक कर लेंगे, छिलका उतरने लग जाए तो हम इसको भी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी परात में निकाल कर छिलके निकाल लेंगे। अब दोनों सिके हुए चीज़ तैयार हैं, उसे पीस लेंगे। अब नारियल की तैयारी कर लेंगे, नारियल पीस लेंगे। और जब ये तीनों तैयारी हो जाएगी हमारी, तो हम ट्रे तैयार कर लेंगे। ट्रे में थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे इसको। अब जब ये सारी तैयारी हो गई तो हम देख लेते हैं हमारा क्या क्या काम हो गया। तिल को हमने पीस लिया, 4 कटोरी पिसी हुई तिल ले ली, 3 कटोरी करीब मूंगफली दाने पीस के ले लिए और मूंगफली दाने के बराबर ही हम शक्कर ले लेंगे, 3 कटोरी शक्कर लेंगे। अगर आप थोड़ी ज़्यादा मीठी खाते हैं तो 3.5 कटोरी भी ले सकते हैं। फिर इलायची दाने पीस के ले लिए, थोड़ी सी खड़ी तिल रख ली, चारोली ले ली थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए, और किसा हुआ नारियल ले लिया। जैसा मैंने बताया बूरा भी ले सकते हैं। और ये सारी तैयारी हमने इंग्रेडिएंट्स की कर ली और ट्रे भी हमने तैयार कर लिया। अब मतलब तैयारी हमारी पूरी है। अब हम बर्फ़ी बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है हमने और उसमें शक्कर डाल ली और पानी डाल लिया। उसमें पानी इतना डालेंगे कि शक्कर डूब जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर बर्फ़ी गीली सी बन जाएगी। तो उबाल लेंगे अच्छे से और चेक कर लेंगे, थोड़ा सा गिरा के देखेंगे। अगर इसमें तार बनने लग जाएगा तब हम समझेंगे कि हमारी चाशनी बन गई। तो देखिए ये गिराने पर थोड़ा सा तार निकल रहा है, तो ये हमारी चाशनी तैयार है। अब इसमें हम अपनी सारी सामग्री डाल देंगे एक एक करके। तो देखिए इलायची पाउडर डाल दिया, फिर हम डाल देंगे मूंगफली दाने। आप अगर चाहें तो थोड़ी सी चाशनी निकाल लें, अगर रिस्क लग रही है तो 1 कटोरी करीब चाशनी हटा लें और फिर सामग्री अपन मिलाएं, ताकि अगर रिस्क नहीं रहेगी। और थोड़ी सी हमने अब खड़ी तिल भी मिला ली। और जब मिक्स करें और उसके बाद अगर लगे कि चाशनी की ज़रूरत है तब आप मिला लें, पर अभी मैंने सारी सामग्री मिला ही ली है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कंसिस्टेंसी देख लेंगे बर्फ़ी जमने लायक। और जब ऐसी हो जाए तो फिर इसको हमारी जो ट्रे तैयार करके रखी थी उसमें डाल देंगे और सेट होने के लिए रख देंगे। जब थोड़ी गर्म रहेगी तभी इसमें हम नारियल और हमारी जो चारोली थी उससे गार्निश कर देंगे और मन चाहे पीसेस में काट लेंगे। अब आ गए इस वीडियो के एंड पर। तो कैसी लगी आज की प्रस्तुति और बर्फ़ी की रेसिपी? अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं।